हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में। आज 18 दिसंबर 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी ऐप से मिल जाएगी। एग्जाम गुरुजी ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीवी सब जो ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम आया है उसकी जनरल मैनेजमेंट के स्पेशल वीडियो कोर्स, और इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। इसको तैयार किया है महेंद्र सिंह ठाकुर सर ने, जो कि खुद लेबर इंस्पेक्टर हैं, यानी इसी परीक्षा से पास होकर लेबर इंस्पेक्टर बने थे 2017 बीच में। और ये वीडियो कोर्स आपको केवल 995 रुपये में अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए या इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिए और आज ही जाइए और इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे थॉट ऑफ द डे की। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मतलब आप क्या मानते हैं। अगर आप पहले दिन से ये मानकर चल रहे हैं कि आपका जीतना मुश्किल है, देख लेंगे, जीत जाएंगे तो हो जाएगा, या ये नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, इस प्रकार की भावना लेकर आप चल रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आधी लड़ाई तो आप हार ही चुके हैं। अगर वहीं आप ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% जीतेंगे, आपको खुद पर भरोसा है, आप क्या सोचते हैं, यानी आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं, तो आप तय कर लीजिए आपको लड़ाई की शुरुआत आधी लड़ाई हार कर करनी है या लड़ाई की शुरुआत आपको आधी लड़ाई जीत कर करनी है। तो आपकी सोच पर निर्भर करेगा। जिस प्रकार की आप सोच होगी, जिस प्रकार का आपका माइंड होगा, उसी प्रकार से आप तय करेंगे कि आपको जीत मिलेगी या हार मिलेगी। तो इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ने किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क का शिलान्यास किया है, तो ये गुजरात में किया है। दूसरा प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में पेमेंट सर्विस शुरू की है, तो ये व्हाट्सएप पे है। तीसरा प्रश्न है कि S&P यानी कि स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी संकुचन के पूर्वानुमान को संशोधित करके कितना प्रतिशत कर दिया है, तो ये 7.7% कर दिया है, पहले 9% था। चौथा प्रश्न है कि जस्टिस JK माहेश्वरी किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, तो ये सिक्किम उच्च न्यायालय के। और पांचवा प्रश्न है कि किस तटरक्षक जहाज का गोवा में जलावतरण किया गया है, तो सुजीत नाम है इस जहाज का। छठवां प्रश्न है कि किसको ग्लोबल वाटर वुमेन एंटरप्रेन्योर पुरस्कार 2020 दिया गया है, तो ये आरुषि निशंक हैं, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उनकी बेटी। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा A68A हिमखंड किस महासागर में है, तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, जो कि दक्षिणी जॉर्जिया की तरफ बढ़ रहा है। आठवां प्रश्न है कि RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक का MD फिर से किसको नियुक्त किया है, तो ये है उदय कोटक। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने 2020 के चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कारों की घोषणा की है, तो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। 10वां प्रश्न है कि 2030 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो ये कतर है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज की करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस देश के प्रधानमंत्री के बीच वर्चुअल बैठक हुई है, तो यह बैठक हुई है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत और बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की प्रधानमंत्री बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच एक आभासी यानी कि वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ और इसमें 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों के तहत हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर फ्रेमवर्क समझौता हुआ है, ट्रांस बॉर्डर हाथी संरक्षण पर प्रोटोकॉल और उपकरणों की आपूर्ति पर एक समझौता ज्ञापन, कचरा और ठोस अपशिष्ट निपटान में सुधार पर भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा कृषि, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान मेमोरियल संग्रहालय ढाका, इनके बीच में एक समझौता ज्ञापन और भारत बांग्लादेश CEO मंच के बीच में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, बात बांग्लादेश की करेंगे। यहाँ की राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना है और मुद्रा यहाँ की टका है। ये आप याद रखिएगा। 17 दिसंबर इंपॉर्टेंट तारीख है, इसमें विजय दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश के अंदर। भारत के अंदर 16 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1971 में जो 13 दिन का युद्ध चला था भारत और पाकिस्तान का, उसके बाद ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ मुक्ति वाहिनी बनाकर इस युद्ध में भाग लिया था। चलिए अब मैप में मैं आपको बांग्लादेश लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको भारत के पूर्व की तरफ। पूर्व में देखेंगे तो भारत के तीनों ओर से घिरा हुआ बांग्लादेश है। यहाँ पर देखेंगे ये बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका देख पा रहे होंगे आप। भारत बांग्लादेश की सीमा तीनों तरफ से भारत से घिरी हुई है, लेकिन इसकी सीमा इस तरफ म्यांमार के साथ भी लगती है और नीचे तो बंगाल की खाड़ी है ही। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दूसरा है कि रक्षा खरीद परिषद ने स्वदेशी उद्योगों से कितनी राशि के उपकरण
खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और ये 27,000 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इनकी अध्यक्षता में हुई थी रक्षा खरीद परिषद की बैठक। याद रखिएगा, रक्षा खरीद परिषद की बैठक की अध्यक्षता हमेशा रक्षा मंत्री ही करते हैं। इसको डीएसी कहा जाता है। तो इसकी बैठक में स्वदेशी उद्योगों से, यानी भारत के अंदर जो रक्षा उद्योग लगे हैं, उनसे 27,000 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदे जाएंगे भारत की सेनाओं के द्वारा। और रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 जो नई जारी हुई है, उस नई व्यवस्था के तहत डीएसी की पहली बैठक थी। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत भारत में मेक इन इंडिया प्रोग्राम और आत्मनिर्भर भारत पहल जो है, इसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसके तहत जो रक्षा खरीद अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 हमने जारी की थी, इसमें यही कहा गया था कि हम अधिक से अधिक जो चीज़ें हैं वो भारत में निर्मित या भारत की जो कंपनियां हैं उनसे ही खरीदें। स्वीकृत प्रस्तावों में डीआरडीओ में भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और भारतीय सेना के लिए मॉड्यूलर पुल इसमें शामिल हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, इसरो ने किस संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, और इसका नाम है CMS-01, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो कहते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने भारत के नए संचार उपग्रह CMS-01 इसको सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की जो निर्धारित कक्षा थी उसमें स्थापित किया। और श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से PSLV C50 यान से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और केवल मात्र 21 मिनट का ये पूरा प्रोग्राम था। योजना के अनुसार यह उपग्रह विस्तारित C बैंड के लिए अपनी सेवाएं देता रहेगा। बात इसरो की करें, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी और मुख्यालय इसका बेंगलुरु में और अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान है। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम क्या है जो एशिया प्रशांत प्रसारण संघ के उपाध्यक्ष बने हैं, और इनका नाम है शशि शेखर वेम्पत्ति, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो प्रसार भारती के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं शशि शेखर वेम्पत्ति, इनको एशिया प्रशांत प्रसारण संघ, जो एशिया के देश हैं उनका एक प्रसारण संघ है, उसके उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और उपाध्यक्ष के पद पर ये 3 साल के लिए इनको चुनाव किया गया है। एशिया प्रशांत प्रसारण संघ या ABU की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़े प्रसारण संघों में से एक है और इसका जो गठन हुआ था 1964 में हुआ था। बात करें पांचवें प्रश्न की कि भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, याद रखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है लगातार, इसके बारे में डिटेल आप याद रखिएगा, इसके लिए किस बैंक के साथ $1 अरब के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स देशों के द्वारा तैयार किया गया उसके से लिए हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक, याद रखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक्स देशों ने मिलकर बनाया है। इसने मनरेगा योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए $1 अरब के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो कोविड-19 महामारी है इसका जो प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव है इसको कम करने के लिए, यानी कि कोविड पर का जो प्रभाव पड़ा है आर्थिक प्रभाव उसको कम करने के लिए इस कार्यक्रम से सरकार को मदद मिलेगी। और इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में और ज़्यादा आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। समझौते पर आर्थिक विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं बलदेव पुरुषार्थ और बैंक की ओर से इसके जो उपाध्यक्ष हैं जियान जू, इनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। बात न्यू डेवलपमेंट बैंक की करें, इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को और मुख्यालय इसका संघाई है चाइना में। और अध्यक्ष इसके मार्कोस त्रियोजो हैं, जो इसके पहले अध्यक्ष बने थे वो केवी कामत थे जो कि भारत के थे। बात करें छठवें प्रश्न की कि मानव विकास सूचकांक 2020, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है। तो भारत 2 पायदान नीचे खिसककर 131वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा जारी की गई है मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 189 देश शामिल है और इसमें भारत पिछले स्थान से 2 स्थान नीचे पहुंच गया, यानी पहले 129वें नंबर पर था, राइट, पहले 129वें नंबर पर था और अब किस नंबर पर पहुंच गया, 2 स्थान नीचे जाके 131वें पर पहुंच गया है। नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर इसमें नॉर्वे है लगातार काफ़ी समय से। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड इसमें शामिल है। निम्न श्रेणी की बात करें तो सबसे नीचे इसमें अफ्रीकन कंट्री है नाइजर, वो सबसे कम रैंक पर आया है। ये सूचकांक 3 मापदंडों पर चीज़ों को मापता है, यानी कि रैंक देता है। पहला मापदंड है जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जो जीवन की प्रत्याशा होती है, यानी कोई शिशु किसी देश में जन्म लेगा तो उसके कितने समय तक जीवित रहने की अनुमान है, तो इसको कहते हैं जीवन प्रत्याशा। दूसरा शिक्षा, राइट,
एजुकेशन उसको कहाँ तक मिलेगी, जो देश की औसत शिक्षा होती है, और तीसरा प्रति व्यक्ति आय जिसको हम जीएनपी कहते हैं, तो उसके आधार पर ये देखता है और रैंक देता है। तो याद रखिएगा, तीनों चीज़ें याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार सीधे सीधे इसी से प्रश्न पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक में किन 3 मापदंडों को मापा जाता है। राइट। तो बात करें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की, जिसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि नासा के स्पेस एक्स क्रू 3 इस मिशन के कमांडर कौन होंगे। तो इसके जो कमांडर होंगे वो है राजाचारी, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ईएसए, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसने भारतीय अमेरिकी हैं राजाचारी, इनको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसके लिए स्पेस एक्स जो क्रू 3 मिशन है उसका कमांडर चुना है। और वर्तमान में राजाचारी की बात करें तो ये वायुसेना में कर्नल के पद पर काम कर रहे हैं। राजाचारी के जो पिता थे श्रीनिवासचारी, वो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के लिए कम समय में ही, कम उम्र में ही हैदराबाद से अमेरिका चले गए थे और इनका जन्म वहीं पर हुआ, वहीं पर पले बढ़े और वहाँ की सेना में शामिल हो गए। स्पेस एक्स का जो मानव अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली है, इसका चक्रीय आधार पर तीसरा चालक दल क्रू अभियान है, यानी इससे पहले 2 बार स्पेस एक्स मानव को लेकर अंतरिक्ष में जा चुका है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य ये है कि अमेरिका के जो स्पेस उद्योग हैं उसके साथ साझेदारी करके जो आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उस तक अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती तरीके से पहुंचाया जा सके। बात करें 8वें प्रश्न की कि फोर्ब्स की 2020 की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मशहूर हस्तियों की सूची है उसमें पहले स्थान पर कौन है। तो इसमें पहले स्थान पर काइली जेनर है, जो सबसे कम उम्र की अरबपति भी बनी थी। आपको याद रखना कि सबसे कम उम्र की जो अरबपति बनी थी, करोड़पति बनी थी, वो यही थी। 21 साल की उम्र में ये अरबपति बन गई थी। डिटेल देख लीजिए इनकी क्या है। तो अमेरिकी मीडिया व्यक्तित्व और रियलिटी टीवी स्टार हैं काइली जेनर, और इनको फोर्ब्स 2020 की जो सबसे अधिक कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज हैं उनकी सूची में पहले नंबर पर रखा गया है और ये $6.1 बिलियन इनकी कमाई है। इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका के रैपर और रिकॉर्ड निर्माता कान्ये वेस्ट हैं, और ये कान्ये वेस्ट भी जो है काइली जेनर के जीजा जी हैं, ये आपको याद रखना। और अभी हाल ही में चर्चा में आए थे चुनाव से पहले, क्योंकि इन्होंने घोषणा की थी कि ये भी चुनाव लड़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति पद का। बात करें इनके बाद इस सूची में टेनिस स्टार रोजर फेडरर हैं, पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं और अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं। इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न तीसरा है कि भारत और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित कमजोर वर्ग के लिए कितने $1 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये $400 मिलियन की परियोजना है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत सरकार और विश्व बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित जो देश भर के अंदर शहरी और उप शहरी क्षेत्र के, यानी कि कस्बाई जो क्षेत्र होते हैं और शहर होते हैं, इनमें जो कमजोर वर्ग हैं उनकी सुरक्षा के लिए $400 मिलियन की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। और इस परियोजना से भारत को कोविड-19 से उभरने में की जो गति है उसमें सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम की श्रृंखला की दूसरी ऐसी सहायता है, यानी कि एक भारत को कोविड-19 से उभारने में गति देने के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम ये शुरू किया गया है भारत ने मिलकर और विश्व बैंक ने मिलकर, और उस कार्यक्रम की ये दूसरी राशि है। यानी इस ऑपरेशन के तहत जो विश्व बैंक द्वारा है पहले मई 2020 में $750 मिलियन की वित्तीय सहायता भारत को उपलब्ध कराई थी और उसी की दूसरी किस्त $400 मिलियन की फिर से उपलब्ध करवाई गई है। बात करें विश्व बैंक की, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अंदर। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, एमडी और मुख्य वित्तीय अधिकारी इसकी अंशुला कांत हैं जो कि भारत के हैं। बात करें 10वें प्रश्न की कि खेल मंत्रालय ने किस विधा को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी है, और ये है योगासन, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जो खेल मंत्रालय है उसने योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है, और भारतीय राष्ट्रीय योगासन खेल महासंघ इसका भी गठन किया गया है, और इसे पिछले महीने ही खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता भी दे दी थी। और खेल मंत्रालय अब इस राष्ट्रीय महासंघ को वित्तीय सहायता भी देगा ताकि वो अपने आने वाले सालों के लिए योजना बना सके। ये था हमारा करंट अफेयर। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था अंकटाड ने संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 का विजेता भारत सरकार के किस
अभियान को घोषित किया है? तो कमेंट करके बताइएगा। आपने बताया था इसका उत्तर कि निवेश इंडिया अभियान को घोषित किया है और ये सही उत्तर है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अब आज के प्रश्न का उत्तर देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ये 9 दिसंबर से पहली बार किन देशों के दौरे पर गए हैं? तो इनमें से किन देशों के दौरे पर गए थे? कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।